हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो ट्रैप हो जाता है और वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करता रहता है। तो ये फिनोमिना हमारे नेचर में भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जैसे कि एक ऑरोरा बोरेलिस एक घटना होती है, हमारे नेचर में होती रहती है और ये चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होने की वजह से ही होता है। तो कैसे होता है हम वो देखेंगे। यानी कि हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझते हैं कि ऑरोरा बोरेलिस होता क्या है। ठीक है, ये है टॉपिक। इसमें होता क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो पोल्स पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कुछ निकलती है ना। ये ऐसे बाहर की तरफ लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अर्थ की। ये ऊपर जैसे नॉर्वे, नॉर्थ पोल, और इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ कुछ ऐसी लाइंस और निकलती रहती है लाइक दिस। ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब मान लीजिए कि इस तरफ सन है, बहुत काफ़ी डिस्टेंस पर सन है और सन से कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं। वो चार्ज्ड होते हैं और वो सन से जैसे ही निकलते हैं वो ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उधर की तरफ वो ट्रैवल करते आते हैं और बड़ी ही हाई स्पीड के साथ ये ट्रैवल करके आते हैं। तो सपोज इधर सन है ना, और सन से आने वाले पार्टिकल्स ऐसे कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं। अब कंसेप्ट हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो ट्रैप हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो चार्ज है कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के साथ आता है, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास चार्ज है, इसलिए वो एनर्जी लेकर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है। एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाएगा। वो फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा पार्टिकल के साथ एटमॉस्फेयर के, उनमें उसकी एनर्जी खत्म हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें ये चार्ज पार्टिकल आता है और ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप होगा तो क्या होगा, वो घूमता रहता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो ट्रैप हो जाता है और घूमता रहता है। तो यानी ये जो चार्ज पार्टिकल आ रहा था ऐसा आके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहेगा। घूमने के कारण या वहाँ पर कोई भी एक एक्शन होती है जिसकी वजह से ये गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं। हीटअप होने की वजह से ये एक कलर प्रोड्यूस करते हैं। वो कलर डिपेंड करता है कि आने वाले चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी कैसी है, यानी कि उसको कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो जैसे वो घूमता है वहां पर कोई एक्शन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो लाइट इमिट करना शुरू कर देता है और जितने भी चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं सारे के सारे लाइट बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल एक सिंगल टाइप का कलर प्रोड्यूस करता है और एक उस कलर की एक नैरो पट्टी हमें दिखाई देती है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कंटिन्यूसली ऐसा घूमता रहता है। ये तो आप देखेंगे कि यहां पर है ना, ये एक सिंगल कलर की एक इस तरह से कुछ पट्टी तैयार हो गई है, वो हमको कलरफुल दिखाई देगी। तो इसके बाद और भी तो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, वो भी ऐसे घूमेंगे, एक नई और कलर की एक पट्टी तैयार करेंगे। ये सभी जगह ये कलरफुल पैटर्न तैयार हो जाता है। जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो में भी यही होता है, एक कलर के बाद दूसरा कलर, तीसरा कलर, और एक तरह से एक पैटर्न तैयार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पर भी एक कलरफुल स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है इन चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के कारण। ये लीजिए, तो यही पैटर्न ये नॉर्थ जो पोल होता है अर्थ का वहां पर दिखाई देता है, जो नॉर्वे के आसपास होता है। ये एक्शन हमको वहां पर देखने को मिल सकती है। और इधर जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया के आसपास होती है, तो इधर भी तो चार्ज पार्टिकल एंटर करते, तो यहां पर भी सेम पैटर्न तैयार होता है। ये कलरफुल पैटर्न, एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, कलरफुल पैटर्न बोल सकते हैं। ये एक सिस्टम यहां पर तैयार हो जाता है। अब एक चीज आप देखेंगे कि ये नेचुरल ब्यूटी है हमारे अर्थ में। जब चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं तो ये नेचुरली आपको दिखाई देंगे। लोग इसे देखने जाते हैं, स्पेशल ये इस पैटर्न को देखने जाते हैं, और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। आगे मैं आपको एक अभी थोड़ा सा क्लिप बताऊंगा जिसमें आप देखिएगा और उसका आनंद उठाइएगा कि कितना ब्यूटीफुल पैटर्न होता है। यानी कि नेचर भी हमारी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो चलिए पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं।
आई होप कि आपको मजा आया होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो यही पैटर्न वहाँ पर कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपको कलरफुल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक पैटर्न है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के कारण उसकी एनर्जी जो होती है कलर के फॉर्म में निकलती है। हीट होने की वजह से वहाँ पर कलर प्रोड्यूस होते हैं। वो कलर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आने वाले चार्ज पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, यानी जितनी एनर्जी उस हिसाब से उसका कलर तैयार होता है। तो हम इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। द कलरफुल लाइटिंग इन द स्काई लाइक अ शीट इन ब्यूटीफुल पार्ट्स सीन ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ द अर्थ। तो ये होता है ऑरोरा बोरेलिस। चलिए इसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, उनसे बहुत टाइप के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें उन पार्टिकल्स में हर प्रकार की वेलोसिटी दिखाई देती है, हर डिफरेंट टाइप की हमको वेलोसिटीज मिलती है। लेकिन हमें अगर उनमें से कुछ पार्टिकल चाहिए जिससे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, और उस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ बॉम्बार्ड कराना चाहते हैं पार्टिकल्स को पर्टिकुलर वेलोसिटी की, फिक्स्ड वेलोसिटी वाले, यानी कि सभी वेलोसिटी अलग अलग होती है लेकिन मुझे एक सिंगल वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा करवाना है उस रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ, तो मुझे रेडियो एक्टिव सोर्स तो डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी वाले पार्टिकल देगा ना, एक सेम पार्टिकल सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जैसा कि हमको एक फिक्स्ड साइज के कुछ पार्टिकल, या यूं कहूं कि हमको कुछ दाने चाहिए फिक्स्ड साइज के, और ऊपर से आप बहुत अलग अलग साइज के कुछ मटेरियल डाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का काम क्या है कि वो उन दानों को अलाउ करेगा नीचे गिरने के लिए जिनका साइज उस फिल्टर ने डिसाइड किया हुआ है। तो हमको बाकी के जो बड़े साइज के हैं या उससे और भी बड़े साइज के हैं वो सारे के सारे यहाँ रुक जाएंगे। जो हमको साइज के कुछ स्टोन चाहिए होते थे छोटे छोटे, वो नीचे हमको मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को भी फिल्टर करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज में से कुछ एक फिक्स्ड वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को अलग निकाल लेना जिनसे हमें एक्सपेरिमेंट कराना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी फिल्टर, या यूं भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक यहां पर सिचुएशन ऐसी होगी कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। अब कैसे, जैसे कि यहां पर एक सोर्स है ना, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी फिल्टर। देख लीजिए यहां पर एक मान लीजिए रेडियो एक्टिव सोर्स है जिससे कि हम यहां पर कंटिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल को इमिट करा रहे हैं, लेकिन सब की वेलोसिटी अलग अलग है, लाइक दिस। यहां से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, ये है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स, है ना। इससे अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटीज के पार्टिकल्स ऐसे निकलते हैं, ये यहां से, और ये जैसे ही निकलते हैं ना, इन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं। क्यों कराते हैं, हम फिल्टर कराना चाहते हैं। तो अब यहां पर जो पार्टिकल, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहां पर है ना, मैं जैसे ही ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ना चाहता है, इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिसाइड की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा के। तो यहां का पोटेंशियल प्लस पे रख दीजिए, ये इस प्लेट पे, और ये वाली प्लेट जो है नेगेटिव रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ये देखिए, ये कौन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ध्यान देना, ठीक है। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये आपके सीबीएसई में इस साल नहीं है। आप प्लीज केवल इसे नॉलेज के बेसिस पर स्टडी करें, और आगे की तैयारी कर रहे हैं वहां पर काम आ सकता है आपको, इस पर क्वेश्चन बनते हैं वेलोसिटी फिल्टर पर, ठीक है। तो ये पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, आपको क्या लगता है ये एकदम सीधा जाना चाहेगा क्या, ऐसे नहीं। हमें रूल पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंड हो जाता है, लाइक दिस। ये यहां आ चुका है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है उसके अंदर, इतना डिस्प्लेस हो चुका है जबकि उसको जाना था ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक होगा वो Q पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो ये हमारे लिए उस पर लगने वाला फोर्स आ चुका है। अब बात यह है कि हमको यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना है। क्यों लगाना है उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका मोशन ये रहा, तो परपेंडिकुलर ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कहीं पर भी लगा दीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लगाता हूं मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड,
ताकि जब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ हो जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो डाउनवर्ड होने के कारण ये जो पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे मुड़ जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ले लेता तो वो पार्टिकल ऊपर की तरफ बैंड होता, जो कि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी शो कर दिया है। इसलिए मैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला हूं वो आउटसाइड रहेगी। आउटसाइड के लिए इंडिकेशन ये होता है, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो कैसा है, आउटसाइड है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ। तो आउटसाइड के लिए साइन क्या आता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलिए देखना, अगर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो क्या होगा। अब आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें और वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखें, इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये इधर और फोर्स किधर चला जाएगा, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या आप राइट हैंड पाम रूल का या स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतना सा जो पोर्शन होता है वो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दीजिए जो कि इधर की तरफ है, और इतनी जो फिंगर्स है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो अपने हाथ को ऐसा घुमाया और ये बाहर कर दिया तो हम नीचे ही जा रहा है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, यहां टच होगा। तो देखो, इस चार्ज पार्टिकल को या इन चार्ज पार्टिकल्स को अगर सीधा जाना होता यहां जाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाए। और नीचे वाला फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q जो चार्ज है, V वेलोसिटी एंड B, और साइन थीटा जो आता है, तो थीटा को मैंने 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है। तो थीटा यहाँ 90 डिग्री होने की वजह से ये इक्वेशन आपके सामने आता है। अब शर्त ये है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचने के लिए कंडीशन क्या लेगा, कंडीशन ये लेगा कि ऊपर वाला फोर्स इलेक्ट्रिक, नीचे वाला फोर्स मैग्नेटिक बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनको कि FE जो होगा वो FB के बराबर होगा। कब, जब चार्ज पार्टिकल ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, सीधा स्ट्रेट पाथ पर चलना चाहिए। फॉर स्ट्रेट मोशन ऑफ द चार्ज या चार्जेस। तो रखो यहां पर वैल्यूज, Q इंटू E इज इक्वल टू FB कितना हो जाएगा, QVB। आप देख सकते हैं यहां से Q से Q कैंसिल आउट हो चुका है, तो E बचता है यहां पर और V इंटू B बचता है। यानी कि इस पार्टिकल को सीधा जाने के लिए ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा और देखिएगा, थोड़ा इक्वेशन को हम और यहां पे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में E/V रखना पड़ेगा आपको। ये दो इक्वेशन होती है। अब सुनिए, यहां से मैंने आपको बताया था कि ये है एक सोर्स, और इस सोर्स से बहुत प्रकार के चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर V वेलोसिटी वाले भी आ रहे हैं, यानी कि V कितनी है, मान लीजिए 10 है, और V से ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल भी आ रहे हैं। तो V से ज्यादा यानी कि अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 15 है, 15 मीटर पर सेकंड, तो वो तो इस V से बड़ा हो गया ना, यानी कि V ऐसा हो जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, यानी वो इस V से, ये एक जनरल हमने मान लिया है, ये फिक्स्ड है कि सीधे जाने वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी, और इस सीधे जाने वाली वेलोसिटी 10 है, और अगर इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा वो भी देखेंगे, और इससे अगर कम हो गई तो क्या होगा वो भी देखेंगे। अब मैं यहां थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ताकि मैं थोड़ा सा और क्लियर कर सकूं इसको, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई है वो यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। E इज इक्वल टू कितना आया है, VB, और एक आया है B इज इक्वल टू, बोलिए, E/V। ये कंडीशन है जब चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, और सीधे जाने वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने 10 मान ली है। अब अगर 10 से ज्यादा होती है वेलोसिटी, यानी कि V बढ़ गया, तो V बढ़ने से कौन बढ़ जाएगा, V बढ़ने से हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था कि फोर्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू था Q इंटू E, और फोर्स मैग्नेटिक अपने पास कितना था, QVB। देखो भाई साहब, अगर V बढ़ जाता है 10 से वो 15 हो जाता है, तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा इस केस में, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा क्योंकि यहां तो V है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल 10 से ऊपर जाएगा वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस 10 से ज्यादा है। इसकी हमने कितनी कंसीडर कर रखी है, 10। अगर यहां 10 है तो ये पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा 10 वेलोसिटी वाला, लेकिन 10 से अगर आपने ज्यादा कर दी, यहां जैसे आप 10 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा,
यानी कि नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। नीचे लगने वाला फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सीधा ना जाने देकर नीचे की तरफ खींच लेगा। तो हमको यहां पे पता चल गया कि भाई जो पार्टिकल नीचे मुड़ेगा उसकी वेलोसिटी हमेशा 10 से ज्यादा होगी। अब दूसरा केस, अगर 10 से कम हो जाती वैल्यू, तो 10 से कम होगी, तो 10 से कम होगी यानी कि फोर्स मैग्नेटिक कम हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स मैग्नेटिक कम होगा तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक बढ़ जाएगा, और चार्ज पार्टिकल जो होगा 10 से कम वाला जो पार्टिकल होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि हमको ना तो 10 से ऊपर वाला चाहिए, ना 10 से नीचे वाला चाहिए, हमको तो 10 वाला चाहिए, और 10 वाला चाहिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। और सारे के सारे यहां पर हम एक विंडो बना देते हैं। देखो एक क्या बना देंगे, यहां पर एक विंडो ऐसी। इस विंडो की खासियत ये है कि यहां से हम थोड़ा सा इसको पंक्चर कर देंगे, होल कर देंगे इसमें, और इसमें से वही पार्टिकल निकल जाएंगे यहां से जिनके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड वाली होगी। वो सारे के सारे पार्टिकल यहां से निकल जाएंगे, और मुझे यहां पर जिस पे भी उन पर इंसिडेंट कराना है, जैसे कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो अगर मुझे वैसा कोई एक्सपेरिमेंट कराना है तो मुझे 10 मीटर पर सेकंड वाले सारे पार्टिकल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से जैसे ही ऊपर वाला कोई आया वो नीचे मुड़ जाएगा, 10 से जैसे ही कम वाला आया वो ऊपर मुड़ जाएगा, 10 वाला आएगा सीधा चला जाए। तो मैंने वेलोसिटी फिक्स्ड कर दी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और इस तरह से मैंने इसको फिल्टर कर लिया है। तो ये इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर, ये एक कंसेप्ट होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए आप कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे कि परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, यानी कि डिस्प्लेस होगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर किस एक्सिस में बात कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस में। तो यहां से आप वाई निकाल सकते हैं कि वो कितना शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये रहा, यहां पर आप देख सकते हैं। तो एक्स पर भी डिपेंड करेगी वैल्यू, क्योंकि एक्स में भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इस एक्सिस पर मैंने किसको लिया है, एक्स को लिया है। देख लीजिए, तो इसमें दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए यहां पर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, और यहां पर mv स्क्वायर क्या है, यहां पर आपको याद होगा कि हम यहां पर देखते हैं कि टर्निंग हो रहा है, इससे टर्निंग होने की वजह से यहां पर उसके पास मास है कुछ ना कुछ, उसके पास वेलोसिटी है, और इस तरह से यहां पर हम y जो निकाल सकते हैं, y क्या हो रहा है, उसकी शिफ्टिंग बताता है कि वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना शिफ्ट होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में कितना शिफ्ट होगा, ये भी इसका भी एक हमारे पास फार्मूला है। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है, वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी गिवन है। एट व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हुआ है आफ्टर 3 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड के बाद में वो कितनी दूर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये रहा। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिख दिया, वेलोसिटी को x के डिवाइड में रख दिया। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ओके। v क्या है, वेलोसिटी जो भी उसको मिल रही है, वो जो चार्ज पार्टिकल उधर से आ रहा है, और QE अपन में 2m, और देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी की जगह क्या लिख दोगे, टाइम लिख दो। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 3 मिली सेकंड। सारी वैल्यूज उठाओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 इंटू टाइम मिली सेकंड ना, यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे, उसका स्क्वायर है, सॉरी। इसके बाद नीचे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, और इस तरह से सॉल्व करके y डायरेक्शन में वो कितना शिफ्ट होगा, ये हमारे पास आंसर आता है। तो चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन पर हम स्टडी करेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे, हमें बहुत ही ऐसे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है जिनका यूज हम किसी एटम को तोड़ने में करते हैं। जैसे कि एक हैमर से हम एक पत्थर को तोड़ सकते हैं, उस पत्थर के पार्टिकल को और छोटा छोटा करते जा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हैमर उस पत्थर से ज़्यादा हैवी होना चाहिए, यानी कि उसके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत छोटा सा हैमर ले लें और पत्थर बड़ा सा ले लें, वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो हम जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस पढ़ते हैं, वो डिवाइस बेसिकली होता क्या है, उसमें वेरी हाई स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ, और जहां पर भी उनको बम्बार्ड कराया जाता है, जहां जिस एटम पर, जिस न्यूक्लियस पर उसको भेजा जाता है, उस न्यूक्लियस को तोड़ने में कि भाई उसके अंदर क्या रखा, क्या चीज़ें हैं, उस पर स्टडी करने के लिए तो हमको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में बहुत ही हाई स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके किसी दूसरे पार्टिकल पर उन्हें भेजा जाता है, उसे तोड़ने के लिए, उस पर एटम को ब्रेक करने के लिए। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक वही है, हम उसको स्टडी करते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन CBSE में इस साल सिलेबस में नहीं है,
आप इसे केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए यूज़ करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है, जैसे अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें वेरी हाई एनर्जी के साथ, वेरी हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट कराया जाता है। तो हम यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन, इट इज, तो ये रहा यहां पर इसका इंट्रोडक्शन क्या है देख लीजिए आप। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा टू वेरी हाई एनर्जीज। और ये इसका इन्वेंशन किया है दो साइंटिस्ट ने, एक है E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन इन 1934 एट बर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स थे जिन्होंने इसके बारे में इन्वेंशन किया और इसको सोचा कि ऐसा हम कर सकते हैं, अगर हमको किसी एक एटम को तोड़ना है तो हमें बहुत ही हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स चाहिए जिसकी वजह से उसको वो ब्रेक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा साइक्लोट्रॉन। चलिए ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर। देखो भाई साहब किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पहली चीज़ तो आप ये देखो मैकेनिकल फिजिक्स में कि अगर एक पत्थर को एक बड़ी स्पीड के साथ हमें फेंकना है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो क्या करते हैं हम एक काम करते हैं, उस पत्थर को बार बार हम घुमाते हैं। घुमाने से क्या होगा, घुमाने से उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ने के साथ साथ सडन आप उसको छोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर उस बॉडी पर जाके गिरेगा, तो वो उसको ब्रेक कर सकता है ना, यही होता है। तो सोचो उस पत्थर की जगह हम लेंगे चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और ये इस तरह के पार्टिकल्स होंगे, इनको घुमाना है। अब घुमाता कौन है, चार्ज पार्टिकल को घुमाने वाला काम करवाता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी चीज़, अब ये केवल ऐसा घुमाएगा, लेकिन केवल घुमाना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, केवल घुमाने से उसमें स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या चीज़ होती है, किसी चार्ज पार्टिकल को कौन सी फील्ड में एंटर कराया जाए जिसमें उसमें एक्सेलरेशन आता है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो घुमाने का काम करेगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये कर रहा हूं, लेकिन इस हाथ को एक जैसे नहीं घुमा के रखना, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा और स्पीड बढ़ा, तो स्पीड भी बढ़वानी है उस पार्टिकल की, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दो फील्ड यूज होती है उस चार्ज पार्टिकल के लिए, और यही प्रिंसिपल हमने अभी पढ़ा हुआ है कि किसी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट कराना हो तो मैग्नेटिक फील्ड ले लो, उसमें एक्सेलरेशन लाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। तो उसका प्रिंसिपल इन्हीं दो कंसेप्ट पर काम करता है। तो मैं यहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल लिख दिया है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, अभी जो मैंने आपको बताया था, एंड व्हेन मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इट मेक्स सर्कुलर मोशन। ये देख लीजिए, तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम पर। दो चीजें होती है और सारा कुछ उस डायग्राम पर ही टिका होता है। तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का सीक्वेंस है वो है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तो देखो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम में एक सिंपल सी चीज़ समझनी होगी, जैसा कि हम हमारी रोटियां रखते हैं, वो जो डिब्बा होता है उस डिब्बे को अगर बीचों बीच से काट दिया जाए तो उसके दो पार्ट बनेंगे, वो दो पार्ट को ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको वर्किंग बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा। अभी यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। दो डीज होते हैं, दोनों डीज के बीच में कुछ गैप रखी जाती है। गैप इसलिए रखी जाती है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। अगर हम उनको चिपका देंगे तो ये दोनों कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो इसलिए गैप रखी जाती है। यहाँ बीचों बीच ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट, यहाँ पर वो सोर्स रखा जाएगा जो अल्फा पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल इमिट करता है। जैसे कि हमारे घर में जो पानी गर्म करने के लिए जो हीटर होता है, हीटर आप देखना कि कुछ समय बाद उसकी रॉड जो है वो घिस जाती है। क्यों घिस जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसमें जब हीट होती है तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं और इमिट हो जाते हैं, हमें एक अजीब सी स्मेल भी आती है। वो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर वो सोर्स रखा जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल के सोर्स को यहाँ रखते हैं इस गैप में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, उसको एक्सेलरेट कराएगी। तो सोचो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट कराएगी, तो घुमाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर है ना इन डीज को जैसे ऐसे रखा हुआ है, तो इनके नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इन डीज में एग्जिस्ट करेगी ना, क्योंकि उसको तो चार्ज पार्टिकल चाहिए, वो उसको घुमाना चाहती है, तो वो उसको घुमा देगी, यानी कि उसको टर्न करा देगी। टर्निंग इफेक्ट देना काम है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सेलरेट कराना काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन दोनों डीज को, D1 और D2 को एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली क्या करता है, पोलैरिटी चेंज करता है कि D1 को अगर प्लस पे रखा है और D2 को माइनस पे रखा है तो इसको पलट देगा, वो थोड़ी देर बाद इसको ले आएगा माइनस पे और इसको ले आएगा प्लस पे। तो पोलैरिटी चेंज करना ऑसिलेटर का काम होता है, और ये बड़ा ही बहुत फास्ट तरीके से इसको
ऑसिलेट कराता है। क्यों ऐसा जरूरत पड़ता है? क्योंकि जब गैप में इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो आगे जाएगा, अब फिर घूम के वापस आएगा चार्ज पार्टिकल। अब जब घूम के वापस आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसको वैसे ही मिलती है जैसे वो यहाँ पे था तब थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मोशन को रोक देगी। तो इसके तो मोशन को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए जब तक ये घूम के आता है ना तब तक इस ऑसिलेटर का काम है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदल देगा, और इसको जैसे ही वापस गैप में एंट्री लेगा वापस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन के अलोंग ही मिलेगी। तो ये काम है इसका। ये बड़ा ही सीक्वेंस होता है कि भाई ये वापस घूम के आएगा, जब तक उसको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक विंडो होती है, जब ये पूरा घुमा दिया जाता है उसकी फिक्स्ड रेडियस पर वो घूम जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकालना होता है और टारगेट को हीट कराना होता है, जिसके ऊपर भी हमें उसको बम्बार्ड कराना है या जिसको भी हीट करा के उसको तोड़ना होता है, उस पर उस पार्टिकल को हीट लाया जाता है। अब यही चीज़ मैं आपको टॉप व्यू से बताऊंगा और उसमें हम ये चीज़ें समझते हैं। चलो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। यही डायग्राम मैंने यहाँ पर टॉप व्यू से बना दिया है, इसमें हम चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर को मैंने डी से कनेक्ट कर दिया, ये D1 है और ये कौन है, D2 है। अभी हमने देखा था कि हमने दोनों डीज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड सपोज आउटसाइड है। ये इंडिकेशन किसको शो करता है, आउटसाइड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अभी हमने देखा कि ऑसिलेटर ने, जो कि 10⁴ वोल्ट के समथिंग होता है ना, और ये डी जो है प्लस पे है और D2 जो है माइनस पे है इनिशियली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में। देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बन जाएगी, है ना। अब सोचो इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, अब इस गैप में हमें एक चार्ज पार्टिकल इजेक्ट कराना है उस सोर्स से जिससे हमें पार्टिकल्स चाहिए, जो कि बीच में रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर एक सोर्स है, लिया एक पार्टिकल इजेक्ट करा लिया, चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल गैप में है, अब गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है वो, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता है वो ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो बताओ किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेगी ये इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहां लगा रखा है, बाहर वाले डायरेक्शन में। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को देखता है ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ऐसे आगे की तरफ। अब आप देखो यहां जैसे ही वो आता है इस D2 में उसे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ मिलता है, और जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो टर्निंग इफेक्ट लेना शुरू कर देता है। अब सुनिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि F जो होगा उस चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा, QE। तो E कहां है, ओनली गैप में है, यानी कि गैप में E है, और जैसे ही वो D2 पे पहुंचता है इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, इसका मतलब फोर्स उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जीरो हो जाएगा। कहां, इस D2 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां तक रहता है उस चार्ज पार्टिकल पर, केवल और केवल गैप में रहता है। तो F यानी कि F इलेक्ट्रिक जो होगा एग्जिस्ट करता है ओनली इन गैप, और जैसे ही वो डीज में एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो वैनिश हो जाता है ना। तो यहां पर फोर्स नहीं है। अब आप सोच लीजिए खाली यहां मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन आपको पता है कि उसको टर्निंग इफेक्ट देगा। तो किधर टर्निंग इफेक्ट देगा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स देखो डाउनवर्ड, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये घूमना शुरू कर देगा और ये ऐसे सर्कुलेट होके वापस कहां आएगा, इस D2 से बाहर। अब जब तक इस ऑसिलेटर ने बड़ी ही ब्यूटीफुल मैनर के साथ उसने यहाँ की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। ये जैसे ही यहाँ पर आता है और गैप में एंट्री लेता है तो इसको कर देता है प्लस, इसको कर देता है माइनस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बदल चुकी है, ये देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग गया है, और ये जो चार्ज पार्टिकल गैप में एंटर करता है तो उसको फिर उसकी वेलोसिटी के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और अब जो यहाँ पर वो एंटर हुआ था v वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एंट्री लेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और D1 में जब वो एंट्री लेगा तो अब वो v नहीं रही, वो 2v हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी में चेंज आना, एक्सेलरेशन होना, हो गया एक्सेलरेशन। जैसे ही D1 में एंट्री लेता है वापस इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फिर यहां पर उसको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने लगा रखी है बाहर की तरफ। अब यहां पर वेलोसिटी किधर है पार्टिकल की, इस तरफ, देखो इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी आप देखो किधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, देखो इधर जा रहा पार्टिकल, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ये जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फील करेगा और टर्न हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम है टर्न कराना। फिर वापस ये कहां जाता है, गैप में, और गैप में जाता है तब तक ये ऑसिलेटर है ना, ये ऑसिलेटर फिर से पोलैरिटी बदल देता है, इस D1 को प्लस कर देता है, D2 को कर देता है माइनस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वापस वैसे ही हो गई जैसे शुरुआत में थी।
फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेता है और फिर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब जो एंट्री लेगा फिर घूमेगा, अब इसकी 3v वेलोसिटी हो गई, यानी कि हर एक रोटेशन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। और ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। कब तक चलेगी? जब तक ये लास्ट रेडियस वाले पॉइंट तक ना पहुंच जाए, यानी कि इस डी की जितनी रेडियस होती उतनी दूर तक घूमेगा। ऐसा थोड़ी कि बाहर भी घूमने लग जाएगा, यानी कि यहां पर इसका जो रेडियस होगा उतना ही वो उसके आसपास घूम पाएगा। तो ये कैसे क्या एक्शन दिखाएगा देखिए। फिर यहाँ पर एंट्री ली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, फिर पोलरिटी चेंज की, फिर इसकी वेलोसिटी 4v हो गई, फिर आया 5v हो गई। ऐसे करते 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 ये आएगा विंडो से बाहर, या चलिए आप इसको विंडो यही मान लीजिए कि विंडो यही थी, ऐसे बाहर आ गया। ये है हमारा टारगेट, देख लीजिए हो गया हमारा काम। हम अब जो ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा ना, ये बड़ी ही हाई एनर्जी के साथ और बड़ी ही हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, जिससे भी हीट करेगा उसको तोड़ देगा। तो ये होती है एक्शन। तो हमें याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलता कौन है? ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल आता है तब तक ये उसको बदल चुका होता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसने गैप में एंट्री ली और इसने पोलरिटी को चेंज ही नहीं करा। अब ये सोचिए कि यहाँ पर जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, जो टाइम का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। अब आप सोच रहे हो कि सर रेडियस बढ़ जाएगी तो टाइम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा था टाइम का, वो टाइम वाले फॉर्मूले में रेडियस नहीं आती। क्या फॉर्मूला है देखो, आई एम, ये होता है फॉर्मूला। इसमें कहीं ना कहीं रेडियस देखिए आपको मिल रही है क्या? नहीं, रेडियस नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके कितने भी सर्कल पे वो घूमता रहे, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, वही इसकी वर्किंग हो जाएगी। इसके बाद हम इसके इक्वेशंस पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पूरी थ्योरी जो अभी आपको एक्सप्लेन की थी वो सारी की सारी वर्ड्स में लिख दी है। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। एन आयन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द सरफेस। उस जो भी हमारे पास एक सोर्स है जिससे हमको पार्टिकल इमिट कराने हैं, उससे हमें पार्टिकल इमिट करा लेंगे। लेट ई बी फ्रॉम D1 टू D2। उस कंडीशन में, उस इंस्टेंट पर हमने देखा था कि D1 से D2 की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उस पर फोर्स इतना लगेगा, उस फोर्स के कारण एक्सेलरेट होगा। ये रहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। द वेलोसिटी और स्पीड विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी उसकी वेलोसिटी, व्हेन इट एंटर्स इन D2। वो जब भी D2 में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बट इनसाइड D2 द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आप डीज में पहुंचेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर चार्ज पार्टिकल मैक्स सर्कुलर मोशन, वो घूमना शुरू कर देगा। एंड आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद, इट वंस अगेन अपीयर इन द गैप, वो वापस से गैप में आ जाएगा। और गैप में जब तक पोलरिटी बदल जाएगी फ्रॉम द डायरेक्शन D2 टू D1, है ना, बदल जाएगी। और उस केस में जो ऑसिलेटर होता है वो डायरेक्शन बदल देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाय दिस time E also change direction from D2 to D1 and charge particle again accelerates and it enters in D1। वो वापस से एंटर करेगा D1 में with increased velocity, बढ़ी हुई वेलोसिटी के कारण उसमें एंटर करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी द रेडियस, जो रेडियस होती है कंटिन्यूसली बदलती चली जाती है। देखो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बदल जाएगी, है ना, will also increase, hence the path become spiral। वो कैसा हो जाएगा? स्पाइरल, ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा। द सेम सिचुएशन, ये सेम प्रोसेस रिपीट होती, रिपीटेड एवरी हाफ साइकिल, हर एक हाफ साइकिल में वो रिपीट होती है। इन द गैप पार्टिकल्स पिकअप्स स्पीड और वेलोसिटी एंड विद इन डीज के अंदर इट गेट्स टर्न, वो घूम जाता है एंड रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस तरह से रेडियस बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की कि भाई हमको यहाँ पर इक्वेशंस क्या मिलेंगे, उसकी रेडियस का इक्वेशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, वो देख लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन देखना। जैसे कि हमने अभी देखा था कि चार्ज पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी भी पिकअप करता है, उसकी रेडियस भी इंक्रीज होती है, उसमें कहीं ना कहीं टाइम भी लगता है। वो 1 सेकंड में कितने सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी काम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो टर्न होने लगता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के। ऐसा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं mv²/r, एंड ये होता है QVB। ये इस तरह से यहाँ पर कुछ होता है। तो v से आप v को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा v, है ना, mv बचता है यहाँ पर, और इधर आप चाहें तो RQB लिख सकते हो। यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, कितनी बचेगी? RQB/m। ये तो होगी वेलोसिटी। आप चाहें तो यहाँ पर रेडियस भी निकाल सकते हैं, ये रही रेडियस। तो mv/QB इज इक्वल टू रेडियस, ये लीजिए। तो आप देखिएगा रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, या
वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, आर को इधर कर लीजिएगा, mv बाय क्यू बी यहाँ पर कर दीजिए आर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv बाय क्यू बी, ये होता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगी। एक चीज़ हमको ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे बॉडी मोशन करती है तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी बात होती है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू, या आपने देखा होगा कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, आर इज द रेडियस। तो ओमेगा को आप कितना लिख सकते हो, 2π/t लिख सकते हो इंटू आर। तो v की प्लेस पे आप ये रख दीजिए। तो जैसे ही v की प्लेस पे यहाँ रखते हैं तो ये हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो v की जगह ये रखिए तो 2π/t इंटू आर इज इक्वल टू आर क्यूब बी बाय एम, आर से आर कैंसिल आउट तो 2π/t बचता है, ये हो जाएगा क्यूब बी बाय एम, यानी कि अगर 1/t निकालना हो तो ये हो जाएगा 2π इंटू क्यूब बी बाय एम। याद है 1/t इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी कि कितने राउंड ले सकता है वो चार्ज पार्टिकल उन डीज के अंदर, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। इसके बाद अगर आप वहाँ से टाइम भी निकालना चाहते हो तो निकल आता है, इसको इन्वर्स कर दीजिए तो टाइम उसको कितना लगेगा, तो 2πm बाय क्यू बी, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डीज, उन डीज के अंदर इतना उसको टाइम लगेगा। इसके साथ साथ उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हम निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हाफ mv कितना है देख लीजिए, ये रहा, ये यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करके लिखिएगा, r² q² b², नीचे m², एक m से एक m कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ r³ का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो हमने उस सोर्स से इमिट कराया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको बड़ा ही एक्सेलरेट करा के किसी बॉडी पर हम उसको थ्रो आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकल आती है। इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, यानी कि उनका तालमेल। कैसा तालमेल, भाई चार्ज घूम के आया और वो जैसे ही घूम के गैप में आता है तब तक पोलरिटी बदल जानी चाहिए, इसको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन। अदरवाइज क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज नहीं करेगा और चार्ज पार्टिकल घूम के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट आ गई तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां पर वो तालमेल बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में यहां पे लिख देता हूं। तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज सेट टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज, यानी वो घूम के आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर वेलोसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो ये कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद जो टॉपिक आता है हम थोड़ा सा और उसको समझते हैं, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक क्या है वो देखिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है, भाई आप कब तक उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, उसकी वेलोसिटी को कब तक इंक्रीज कर पाओगे, कहीं तो उसकी लिमिट होगी ना। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट के बाद क्या होगा, है ना, वो चीज हमें देखनी होगी। द स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड लिमिट। भाई लिमिट से आप ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखो, अगर बहुत ज्यादा स्पीड कर दी तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है जो रिलेटिविटी को शो करता है, ये मास और ये है रेस्ट मास, है ना, ये इंक्रीज्ड मास यानी चेंज इन मास, और डिवाइड में होता है 1 - c² बाय v²। ये रिलेटिविटी का एक इक्वेशन होता है जिसमें v पार्टिकल की वेलोसिटी है और c स्पीड ऑफ लाइट है। अब मान लीजिए आप इतनी स्पीड बढ़ाते गए उसकी स्पीड, चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगी, तो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी, यानी कि यहाँ पर v जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो ये रेशो छोटा होने लगेगा, क्योंकि ये इक्वल होगी और यहां पर जो भी आंसर आएगा वो 1 में से कम होगा, और 1 में से कम होगा तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम आएगी और ये जो मास है ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि स्पीड अगर इंक्रीज होगी, है ना, स्पीड इंक्रीज अगर होती है तो इस केस में यहां पर मास भी क्या हो जाएगा, मास भी इंक्रीज होगा। और मास अगर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये रहा, क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2πm बाय क्यू बी। आप सोचिए अगर मास बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी कि मास के बढ़ने से, स्पीड के बढ़ने से टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि टाइम भी इंक्रीज होगा। और ऐसा होने से जो ऑसिलेटर और चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फ्रीक्वेंसी सेट हो रखी थी वो हो जाएगी डिस्टर्ब, और ऐसा होने से वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और इस वजह से पूरा जो उसका सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हम यहाँ पर उन्हें सेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी सिचुएशन में हम उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और हमारा जो सेटअप अभी तक हमने बहुत अच्छे से बना रखा था, उनका एक कॉम्बिनेशन सिंक्रोनाइजेशन हो रखा था चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का और ऑसिलेटर का, वो डिस्टर्ब होने से आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, उसका एक्सेलरेशन स्टॉप हो जाएगा।
तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं साइक्लोट्रॉन में जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज हमने साइक्लोट्रॉन तक कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ नेसेसरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।